दोस्तों आज डिस्कस कर लेते हैं अर्नेस्ट हेमिंग्वे के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहा। इनका नोबेल प्राइज विनिंग ईयर पूछा गया है। तो ऑप्शन आपके सामने है 1945, 1954, 56 एंड 61। तो नोबेल प्राइज जो कि आप जानते हैं दुनिया का सबसे बड़ा प्राइज है और खास तौर पे लिटरेरी वर्ल्ड में मिल जाए तो फिर कहने ही क्या। तो इनको मिला था 1954 में। ही वन दिस प्राइज इन 1954। हेमिंग्वे रिसीव्ड द पुलित्जर प्राइज फॉर विच वर्क। पुलित्जर प्राइज भी अच्छा खासा प्राइज है जो कि रॉबर्ट रॉबर्ट फ्रॉस्ट को उन्होंने 4 बार जीता था। इन्होंने भी जीता था। तो किस वर्क के लिए मिला इनको? अ फेयरवेल टू आर्म्स, फॉर हुम द बेल टोल्स, द ओल्ड मैन एंड द सी, द सन ऑल्सो राइजेस। तो इनको ये मिला था द ओल्ड मैन एंड द सी के लिए। वैसे तो सारे इनके नॉवेल बहुत अच्छे हैं, पढ़ने में एकदम आपको अच्छा मजा आता है, अच्छी उनकी लिटरेरी सिग्निफिकेंस रहती है, लेकिन ये नोवेल एक अलग ही लेवल का है। एक्चुअली इसको नोवेला बोलते हैं शॉर्ट में, क्योंकि बाकियों से इसकी जो कंटेंट ओवरऑल स्टोरी वो थोड़ी छोटी है। हेमिंग्वे was associated with which group of expatriate writers in Paris? Bloomsbury Group, Lost Generation, Beat Generation और Modernist in Harlem। तो लॉस्ट जनरेशन से इनको एसोसिएट किया जाता है। लॉस्ट जनरेशन वो जनरेशन थी जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो लोग सोसाइटी में डिसइल्यूजनमेंट और जिंदगी को लेकर के, सोसाइटी को लेकर के जो हताश फ्रस्ट्रेट हो गए थे, ऐसे राइटर्स का ग्रुप जो अपनी रचनाओं में उस फ्रस्ट्रेशन को, डिसअपॉइंटमेंट को, डिसइल्यूजनमेंट को दिखाया करते थे, उन राइटर्स के ग्रुप को लॉस्ट जनरेशन ग्रुप में रखा जाता था। तो इनको भी इसी ग्रुप में शामिल किया गया था। हु डिस्क्राइब्ड हेमिंग्वे एंड हिज पियर्स एज लॉस्ट जनरेशन? ये क्वेश्चन यूजीसी नेट में पूछा जा चुका है। किसने इस टर्म को कॉइन किया था? इजरा पाउंड, गर्ट्रूड स्टेन, टीएस इलियट और एफ स्कॉट फिट्जराल्ड। किसने कहा था? तो गर्ट्रूड स्टेन ने ये टर्म कॉइन किया था, स्पेशली ऐसे राइटर्स के लिए जो उस फ्रस्ट्रेशन को अपने राइटिंग्स में जगह दे रहे थे आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। हेमिंग्वे कमिटेड सुसाइड इन विच ईयर? अब पता नहीं भाई क्या जिंदगी में इनके कमी रह गई थी। ही मैरिड 4 टाइम्स। 4 बार इन्होंने शादियां की थी, सोचिए। 4 बार शादी की। अच्छे खासे राइटर थे, पूरी दुनिया में फेमस थे, नोबेल प्राइज जैसे प्राइज को उन्होंने जीता। लेकिन क्या ऐसा था कि इन्होंने अपने आप को खत्म किया, सुसाइड की इन्होंने? तो दैट वाज इन 1961। और किससे इन्होंने अपने आप को खत्म किया? दैट वाज ए शॉर्ट गन। शॉर्ट गन से इन्होंने अपने आप को खत्म किया। और कहते हैं कि उस समय ये डिप्रेशन में थे। अब डिप्रेशन कई बार क्या होता है, कुछ ऐसी मानसिक समस्या हो ही जाती है जिसमें कई बार समझदार लोग भी अपना मेंटल बैलेंस खो देते हैं। तो ऐसा इनके साथ कुछ रहा होगा। विच वॉज हेमिंग्वेज फर्स्ट मेजर नॉवल? द सन ऑल्सो राइजेस, अ फेयरवेल टू आर्म्स, टू हैव एंड हैव नॉट, अक्रॉस द रिवर एंड टू द ट्रीज। तो द सन ऑल्सो राइजेस इनका फर्स्ट मेजर नॉवल था। फर्स्ट नॉवल नहीं है एक्चुअली, ये मेजर नॉवल, ऐसा नॉवल जो इनको लिटरेरी वर्ल्ड में रिकॉग्निशन दिलाने में महत्वपूर्ण था, इनकी वैल्यू बढ़ाने में। दैट वाज द सन ऑल्सो राइजेस। विच हेमिंग्वे नॉवल इज सेट ड्यूरिंग द स्पेनिश सिविल वॉर? द सन ऑल्सो राइजेस, अ फेयरवेल टू आर्म्स, फॉर whom द बेल टोल्स, एन आइलैंड इन द स्ट्रीम। तो ये है द सन ऑल्सो राइजेस। ये स्पेनिश सिविल वॉर के बैकग्राउंड पे लिखा गया है। जैसे चार्ल्स डिकेंस का अ टेल ऑफ टू सिटीज जो है वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बैकग्राउंड पे लिखा है, ये लिखा गया है स्पेनिश सिविल वॉर के बैकग्राउंड पर। हु इज द प्रोटेगनिस्ट ऑफ द ओल्ड मैन एंड द सी? अगर आपने पढ़ा है तो एकदम आप आसानी से बता सकते हैं, दैट इज सैंटियागो। सैंटियागो इज द प्रोटेगनिस्ट ऑफ दिस नॉवेल। Brace under pressure is the phrase often linked to which Hemingway concept? ग्रेस का मतलब यहाँ पे क्या है? हीरो या क्वालिटी, हम कह सकते हैं कि कैरेक्टर, क्वालिटी, अंडर प्रेशर। किससे कहा जाता है? हेमिंग्वे कोड हीरो। अब ये एक ऐसा टर्म है, ये हेमिंग्वे कोड हीरो, जिसमें हेमिंग्वे का अपना खुद का क्रिएट किया हुआ हीरो होता है, जो तमाम एडवर्स सिचुएशंस जो रहती हैं, जो एकदम विपरीत, जिसमें लोग हार मान जाएं, लेकिन हेमिंग्वे के जो हीरो हैं वो एडवर्स सिचुएशंस, सरकमस्टेंसेस को बहुत ही ब्रेवली फेस करते हैं,
और अपने आप अपने कैरेक्टर को और अपनी पर्सनैलिटी को साबित करते हैं। तो ये इनका खुद का कॉन्सेप्ट है, दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड हेमिंग्वे कोड हीरो। सैंटियागो को आप ले लीजिए, फ्रेडरिक हेनरी को ले लीजिए, ऐसे कई सारे कैरेक्टर्स हैं इनके। अ फेयरवेल टू आर्म्स इज लार्जली बेस्ड ऑन हेमिंग्वेज एक्सपीरियंस इन विच वॉर। इनका ये जो नॉवेल है फेयरवेल टू आर्म्स, इसको ऑटोबायोग्राफिकल भी कहा जाता है, सेमी ऑटोबायोग्राफिकल, क्योंकि इसमें इन्होंने बहुत कुछ अपनी लाइफ से संबंधित लिखा है। इनका भी सपना था आर्मी में जाने का, लेकिन ये नहीं पहुंच पाए। बाद में ये एम्बुलेंस ड्राइवर बन गए थे, क्योंकि इनकी विजन प्रॉब्लम थी, थोड़ा कम दिखाई देता था इनको शुरुआत में। तो जिसकी वजह से ये एम्बुलेंस ड्राइवर बने थे, वो कहाँ, इटली में जाके बने थे। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इन्होंने हिस्सा लिया था एज एम्बुलेंस ड्राइवर। तो वहाँ का एक्सपीरियंस इन्होंने इस नॉवेल में शामिल किया है। विच हेमिंग्वे कैरेक्टर एग्जेम्पलीफाइज द कोड हीरो मोस्ट फेमसली। अभी जस्ट हमने बात की है सैंटियागो, रॉबर्ट कोहन, लेडी ब्रेट एशली और निक एडम्स। तो सैंटियागो ये इनका कोड हीरो को अच्छे से मॉडिफाई करता है, दिखाता है। Hemingway's prose style is often described as ornamental, symbolist, sparse and direct, highly and rhetorical। तो स्पार्स एंड डायरेक्ट है, बहुत ज्यादा ये नहीं लिखते हैं, बहुत ही संक्षिप्त में लिखते हैं, जिसकी वजह से इनकी राइटिंग को आइसबर्ग थियरी भी कहा जाता है। वो हम आगे डिस्कस करेंगे। निक एडम्स इज अ रिकरिंग कैरेक्टर। रिकरिंग का मतलब ऐसा कैरेक्टर जो कई सारी रचनाओं में आता हो, बार बार आता हो। तो वो कौन है? वॉर नॉवेल्स, शॉर्ट स्टोरीज, प्लेज एंड ट्रेवलॉग्स, किसमें है ये? तो शॉर्ट स्टोरीज में पाया जाने वाला इनका कैरेक्टर है निक एडम्स। Who called Hemingway's style a prose in which almost every word is an action? Ezra Pound, Gertrude Stein, लियोनल ट्रिलिंग एंड फोर्ड मैडॉक्स फोर्ड। किसने कहा है? तो ये कहा गया है इजरा पाउंड के द्वारा, कि उनका हर शब्द एक एक्शन है। The word breaks everyone, and afterward many are strong at the broken places. It from which novel? A Farewell to Arms, The Sun Also Rises, Green Hills of Africa and Men Without Women। किस नॉवेल से है? तो फेयरवेल टू आर्म्स से है, क्योंकि फ्रेडरिक हेनरी और उसकी जो मंगेतर या प्रेमिका रहती है कैथरीन बार्कली, कई बार ये लोग बहुत सारी समस्याओं से जूझते हैं, बट एट लास्ट जो भी है तो ट्रेजिक एंड, लेकिन फ्रेडरिक हेनरी मैच्योर बनता है एंड में जाके। मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड बट नॉट डिफीटेड, काफी फेमस लाइन है इनकी। किस नॉवेल से है? तो ये है द ओल्ड मैन एंड द सी से। सैंटियागो के बारे में कहा जाता है, जब वो पूरी तरह से पूरी 2-3 रात लड़ता रहता है उस मछली से, अंततः उसको लेकर आता है किनारे पर। भले ही वो उसका सिर्फ स्केलेटन ला पाता है, पूरी मछली तो और शार्क वगैरह खा लेती हैं, वो सिर्फ स्केलेटन लेके आता है एंड पे, अंत में किनारे पर, लेकिन फिर भी ही इज नॉट डिफीटेड। विच क्रिटिक सैड हेमिंग्वे reinvented American prose? मैल्कम काउली, हेराल्ड ब्लूम, एडमंड विल्सन, टीएस इलियट। तो ये कहा गया है एडमंड विल्सन के द्वारा, कि इन्होंने अमेरिकन प्रोज को री इन्वेंट किया है। लिटरेरी वर्ल्ड में काफी कुछ रिकॉग्निशन दिलवाई है अमेरिकन लिटरेचर को इन्होंने अपनी राइटिंग से। Hemingway worked as a journalist for which newspaper before becoming a novelist? The New Yorker, टोरंटो स्टार, शिकागो ट्रिब्यून, न्यूयॉर्क टाइम्स। तो टोरंटो स्टार के लिए इन्होंने काम किया था, एज जर्नलिस्ट इन्होंने काम किया था। बी ऑप्शन, टोरंटो स्टार। Which Hemingway novel was published posthumously in 1970? 1961 में इन्होंने सुसाइड कर लिया, उसके बाद मरणोपरांत इसको बोलते हैं हिंदी में। Islands in the Stream, The Garden of Eden, True at First Light, Death in the Afternoon। आई थिंक ये ट्रू एट फर्स्ट साइट होना चाहिए। तो जो पोस्टमसली है वो कौन सा है? 19 आइलैंड इन द स्ट्रीम, ये इनका नॉवेल मरणोपरांत पब्लिश हुआ था। विच इज द ओनली प्ले ऑफ हेमिंग्वे? प्ले भी इन्होंने लिखा है और वो एक ही मात्र था, कौन सा है? द फिफ्थ कॉलम, डेथ इन द आफ्टरनून,
ग्रीन हिल्स ऑफ अफ्रीका एंड बाय लाइन। तो ये है द फिफ्थ कॉलम, इनका एकमात्र प्ले रिटन बाय हेमिंगवे। हेमिंगवे लव विच एडवेंचरस एक्टिविटी ऑफन रिफ्लेक्टेड इन हिज राइटिंग। जैसे आपने अगर मूवी देखी होगी सलमान खान की, एक था टाइगर वाली, और और भी आई उसके बाद, टाइगर जिंदा है टाइप या जो भी, जिनमें एक जो स्पाई लाइफ दिखाते हैं कि कभी किसी देश में है, कभी किसी देश में है, कहीं यहाँ बीच पे घूम रहे हैं, कहीं वहां बीच पे घूम रहे हैं, और किसी भी देश में एक प्रॉपर ठिकाना नहीं है, एकदम पूरी दुनिया मंडरा रहे हैं। ठीक वैसे ही इनके कैरेक्टर थे, और ये अपनी रियल लाइफ में भी वैसे ही थे, बहुत ही एडवेंचरस प्राणी रहे हैं। सोचिए विश्व युद्ध में इनका कोई मतलब नहीं था, लेकिन कहाँ पहुंच गए, इटली, जहां से इनका कोई मतलब नहीं था, लेकिन सिर्फ इन द सर्च ऑफ एडवेंचर्स। तो इनको एडवेंचरस इनकी मतलब टेंडेंसी थी, और बुल फाइटिंग इनको बहुत ज्यादा पसंद थी। बुल फाइटिंग स्पेन में काफी रहे ये, घूमते घामते, लाइक सलमान खान। विच हेमिंगवे नॉवेल एक्सप्लोर्स द थीम ऑफ disillusionment after World War First. To have and have not, the sun also rises, islands, the stream, the garden of ईडन। किस नॉवेल से ऐसा मतलब दिखाया गया है खास तौर पे, तो दैट इज द सन ऑल्सो राइजेस। द हेमिंगवे कोड हीरो ऑफन फेसेस wealth and luxury, death and violence with dignity, political struggle and supernatural forces। तो डेथ और बैलेंस को इनके हीरो जो रहते हैं हेमिंगवे के, बहुत ही डिग्निटी के साथ उसको फेस करते हैं। दैट्स वाई कोड हीरो, हेमिंगवे कोड हीरो टर्म इन्वेंट किया गया। द कॉन्सेप्ट ऑफ नाडा, nothingness is central to Hemingway's in our time, men without women, a clean, well lighted place, the Garden of Eden। एक्चुअली कंसेप्ट ऑफ नाडा जो है, ये एक्चुअली स्पेनिश टर्म है अपने आप में। नाडा स्पेनिश का मतलब होता है नॉट, नथिंग। तो भाई इसका मतलब है नथिंगनेस। किस नोवेल में इन्होंने इस्तेमाल किया है, क्लीन वेल लाइटेड प्लेस से। कॉन्सेप्ट ऑफ नाडा मीन्स नथिंगनेस, स्पेनिश टर्म है एक्चुअली ये। और ये जो एग्जिस्टेंशियल इशू है, एग्जिस्टेंशियल का मतलब जिसमें इंसान को जिंदगी में अपने कुछ ना दिखाई दे, अपने अस्तित्व को ही वो नकारा समझने लगे, बेकार समझने लगे, उस टेंडेंसी को, या जिंदगी में जो खालीपन हो, एम्प्टीनेस, उसको ये टर्म डिस्क्राइब करता है। उस टर्म, उस मेंटेलिटी को डिस्क्राइब करने के लिए इन्होंने इस टर्म का यूज किया था, नाडा। डेथ इन द आफ्टरनून इज हेमिंगवेज वर्क अबाउट विच द फॉलोइंग: वॉर, जर्नलिज्म, बुल फाइटिंग, बिग गेम हंटिंग, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। तो ये बुल फाइटिंग के बारे में है। डेथ इन द आफ्टरनून अबाउट बुल फाइटिंग। What is the genre of Green Hills of Africa? Genre क्या है इसका? ट्रेवलॉग एंड मेमोयर, प्ले, नॉवेल अबाउट वॉर, कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज। तो ये ट्रेवलॉग है, यात्रा वृतांत, जिसको हिंदी में कहा जाता है यात्रा वृत्तांत। इन विच नॉवेल फ्रेडरिक हेनरी एपियर। तो काफी फेमस कैरेक्टर है ये, इनका ऑटोबायोग्राफिकल उन्होंने क्रिएट किया है। दैट इज फ्रॉम अ फेयरवेल टू आर्म्स। Hills like white elephants revolves around which of the following: abortion, marriage, war memories and suicide। तो ये abortion के बारे में। Hills like white elephants। Robert Jordan is the hero of which work? A farewell to arms, for whom the bell tolls, the sun also rises, the garden of Eden। तो ये है for whom the bell tolls का प्रोटेगनिस्ट है रॉबर्ट जॉर्डन, जो कि एक बीमारी से ग्रसित होता है, शेल शॉक्ड बोल सकते हैं। लेडी ब्रेट एशली appears in which work? The sun also rises, A farewell to arms, The garden of Eden and Islands in the stream। तो द सन ऑल्सो राइजेस से हैं ये लेडी लेडी ब्रेट एशली। कैथरीन बार्कली, अभी कुछ देर पहले ही जिक्र हुआ था इनका। अ फेयरवेल टू आर्म्स के हैं, आर्म्स से हैं ये, और फ्रेडरिक हेनरी की प्रेमिका होती हैं। काफी कुछ इनके बारे में वो सोचता रहता है, अंततः इनकी एक डेथ हो जाती है, बहुत ही ट्रेजिक, ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ।
Malcolm Cowley called Hemingway's style prose without adjectives, hard-boiled but poetic, sentimental realism, prose of despair. तो इन्होंने बोला है कि हार्ड बॉइल्ड शब्द जो हैं बहुत ही ज्यादा टफ रहते हैं बट पोइटिक है स्टाइल उनका. Lionel Trilling compared Hemingway's heroes to Victorian gentlemen, Greek tragic heroes, medieval knights and romantic rebels. तो इन्होंने ग्रीक ट्रेजिक हीरोज से तुलना की है जो कि लार्जर देन कॉमन मैन रहते हैं उनके कैरेक्टर्स कॉमन मैन से कहीं ज्यादा वाइड. His iceberg principle suggests only one-eighth of meaning is on the surface, symbolism must be obvious, narratives should be complex, all meaning should be explicit. सिर्फ 1/8 पार्ट जो है वही दिखता है, बाकी सब छिपा रहता है. दैट इज आइसबर्ग थियरी. ये लिखते बहुत कम हैं, बहुत कम शब्दों में, लेकिन बहुत ज्यादा उसकी मीनिंग डीप और बहुत ज्यादा वाइड रहती है. दैट्स व्हाई हिज स्टाइल इज कॉल्ड आइसबर्ग प्रिंसिपल. हेमिंगवे वॉलंटियर्ड एज एन एम्बुलेंस ड्राइवर इन, अभी ही जिक्र हुआ था उसका, एम्बुलेंस ड्राइवर में वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में उन्होंने वर्क किया था. What was Hemingway's nickname? पापा हेमिंगवे, पापा जो, बिग अर्नेस्ट, द सोल्जर पोएट. तो इनका पापा हेमिंगवे नाम था और ये इनको नाम मिला था स्पेन में. मैंने आपको बताया एडवेंचर्स की तलाश में बुल फाइटिंग इनको बहुत पसंद थी, ये वहां रहे. और इनका वैसे पापा का मतलब स्पेन में पोटैटो भी होता है, लेकिन पोटैटो तो नहीं कहते होंगे. इनका जो फिगर था मतलब कह सकते हैं कि लाइक पैटर्न और प्रोटेक्टिव फिगर था. दूसरा क्या है कि एक बार किसी ने इनको बोल दिया तो इन्होंने उस शब्द को प्रमोट किया कि मुझको यही बोलो, क्योंकि इन्हें अपने आप को डिफरेंट दिखाना पसंद था. इनकी पर्सनैलिटी ही ऐसी थी कि बाकियों से अलग हटके कुछ काम करना टाइप. तो इनको शब्द बहुत अच्छा लगने लगा, तो इस वजह से इनको पापा हेमिंगवे स्पेन में मिला था ये सब टाइटल. द वर्ल्ड इज अ फाइन प्लेस एंड वर्थ द फाइटिंग फॉर appears in which of novel? For whom the bell tolls, the old man, the sea, a farewell to arms, I land in the stream. तो ये जो टर्म है फॉर whom the bell tolls से लिया गया है वाला डायलॉग कि दुनिया वास्तव में बहुत अच्छी है और इसके लिए लड़ा जा सकता है. वर्थ फाइटिंग फॉर. There is nothing noble in being superior to your fellow man. True nobility is being superior to your former self. अपने आप से ही सुपीरियर, अपने आप से लड़ करके compete करके कुछ बनो. That's the main thing. किसके बारे में कहा जाएगा भाई, हम इनकी बात कर रहे हैं तो आसान है यहाँ पे पहचानना. हेमिंगवे का ही ऐसा मानना था. The Garden of Eden was published posthumously in which year? 1964, 1970, 86, 99. कब इसको पब्लिश किया गया था? तो 1986 में. पोस्टमसली मतलब मरणोपरांत, आफ्टर डेथ. हेमिंगवे एडमायर्ड विच स्पेनिश बुलफाइटर डीपली? मैनोलेट, जुआन बेलमोट, जोसेलिटो एंड डोमिंगन. तो जुआन बेलमोट एक कोई रहे हैं बुल फाइटर जो इनके पसंदीदा थे, काफी इनको पसंद करते थे. द टाइटल ऑफ फॉर whom बेल टोल्स is taken from whom? शेक्सपियर, जॉन डन, द बाइबल एंड मिल्टन. तो जॉन डन से लिया गया है इनको. एक्चुअली जॉन डन की एक पोएम है, उसमें एक लाइन है फॉर whom द बेल टोल्स इट टोल्स फॉर दी. आगे की जो लाइन है जॉन डन की पोएम से इन्होंने ये टाइटल उठाया. फॉर whom द बेल टोल्स इज मेनली सेट इन विच कंट्रीज? स्पेनिश सिविल वॉर की बात हो रही है, थोड़ा थोड़ा पेरिस का भी है जिसमें लॉस्ट जनरेशन वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का डिसल्यूजनमेंट दिखाया है. तो पेरिस एंड स्पेन. जैसे चार्ल्स डिकिंस का एक नॉवेल है टेल ऑफ टू सिटीज, तो अक्सर पूछा जाता है कि कौन कौन से शहरों में वो सेट है. एक है लंदन एंड सेकंड वन इज पेरिस. ठीक उसी हिसाब से पेरिस और स्पेन में सेट है. द ओरिजिनल टाइटल फॉर whom द बेल टोल्स was considered फीस्टा, लॉस्ट एंड फाउंड, पेरिस जनरेशन, शैडोज ऑफ वॉर. फीस्टा था इसका ओरिजिनल टाइटल, बाद में इसको चेंज करके फॉर whom द बेल टोल्स कर दिया गया, पहले फीस्टा. हाउ मैनी डेज हैड सेंटियागो गोन विदाउट कैचिंग फिश? यूजीसी नेट में आया हुआ और शायद यूपी पीजीटी में भी आया हुआ क्वेश्चन है. कितने दिनों तक उसको कोई शिकार नहीं मिलता है? 84 days. ही इज विदाउट हंट.
द बॉय हु हेल्प्स सैंटियागो इज नेम्ड, जो उसकी मदद करता रहता है वो कौन है? पीड्रो, कार्लोस, मैनोलिन, रॉबर्टो। तो दैट इज मैनोलिन। मैनोलिन जो है वो हेल्प करता है। Which story depicts soldiers' difficulty in adjusting home after war? Soldiers' Home, The Battler, The Killers, The Undefeated. Soldiers' Home. Soldiers' Home. What does the Garden of Eden explore? War, heroism, gender roles and sexuality, journalism in Parish, bullfighting. तो जेंडर रोल्स और सेक्सुअलिटी की थीम है इस वर्क में। The character Santiago from The Old Man and the Sea is often seen as a symbol of defeatism, Christ-like endurance, war trauma, modern mechanization। तो यह है क्राइस्ट लाइक एंड्योरेंस। एंड्योरेंस का मतलब क्या होता है? सहन शक्ति। अगर आपको पता हो, दैट इज बर्दाश्त करने की क्षमता, सहन शक्ति। Isn't it pretty to think so? Is the closing line of which novel? The sun also rises, for whom the bell tolls, to have and have not, the Garden of Eden। तो ये है द सन ऑल्सो राइजेस से। द सन ऑल्सो राइजेस। Which of Hemingway's works is subtitled a serious topical novel? The sun also rises, the torrents of spring, island in the stream, cross the river and into the trees। द टॉरेंट्स ऑफ स्प्रिंग इनका नॉवेल है, जो कि सबटाइटल्ड है एज अ सीरियस टॉपिकल नॉवेल। फ्रेंड्स, these were 50 questions related to Ernest Hemingway. You can like, subscribe, share the channel if you find it useful. Let's meet in another video. Thanks for watching.